Hi guys. Okay. So first of all, thank you everybody. और सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं. Be relaxed and enjoy the topic today. The fundamental analysis of any business. फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट 1 वीडियो में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें फंडामेंटल डाटा का कलेक्शन कहाँ से करें, कैसे उसे अरेंज करें. दूसरे पार्ट में उसका एनालिसिस कैसे करें ये देखा. आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे. तो चलो अब इनके हम एग्जाम्पल समझते हैं. देखो, जैसे इमेजिका वर्ल्ड, मैंने क्या कहा, पहले केस होगा कि यहाँ पर आपको टेक्निकल पहला सिग्नल देंगे. तो ये मंथली वीकली चार्ट है इमेजिका वर्ल्ड का. यहाँ पर शेयर प्राइस नीचे था, कंटिन्यू डाउन था. ये वीकली चार्ट है. तो आप यहाँ पर वन डे का चार्ट पर भी देख सकते हो. देखो, जून 2020, यहाँ पर जून 2020 में या 2020 पे, यहाँ पर 2022 पे या 2023 पे, और यहाँ 2024 पे चल रहा है. तो ये देखो इमेजिका में क्या हुआ. शेयर प्राइस आपका पहले यहाँ पर ब्रेकआउट दे दी थी. तो यहाँ सिग्नल यहाँ पर बन गया. कहाँ पे? टेक्निकल में पहला सिग्नल बना. तो आप ट्रेड कर लो छोटा सा इक्विटी लेकर. बाद में चेक करो. रूल नंबर 1, बाद में चेक करो कि फंडामेंटल इम्प्रूव हुआ कि नहीं. अगर इम्प्रूव हुआ है तो होल्ड करो, लेकिन नहीं इम्प्रूव हुआ तो टाटा बाय बाय, बेच करके निकल लो. तो इस केस में देखो, प्राइस ने आपका यहाँ पर पहले सिग्नल दे दिया जून 22 में. उसके बाद देखो क्या हुआ. फंडामेंटल्स, इसके फंडामेंटल्स देखो. फंडामेंटल्स में इसका लॉस कर रही थी कंपनी. यहाँ पे थोड़ा सा लॉस कर रही थी 2 बार. हालांकि उस टाइम में कोरोना था तो सब बंद हो गया था. लेकिन इसका देखो, जो नेट बेसिस पे इसका एबिटा था वो घट रहा था. 2017 में घटा, 18 में घटा, 19 में घटा. तो यहाँ पे एक बार बढ़ा, घटा था. एवरेज बेसिस पे देखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है. उसके बाद फिर से क्या हो गया, बढ़ गया. और यहाँ देखो 2023 में तो ये आपका हो, देखो यहाँ अच्छा डेप्थ था, डेप्थ ज़्यादा था. तो डेप्थ की वजह से भी दिक्कत आ रही थी. बहुत ही क्लासिक सेटअप है ये डेट का. एक डीलीवरेज का कंसेप्ट है. कुछ लोग कहते हैं मैं सिखा रहा हूँ ना, ये जो इंटरेस्ट वाला, इसी को कुछ लोग डीलीवरेज का कंसेप्ट है वो सिखाते हैं और उसका वेबिनार का पैसा ले लेते हैं 1000-2000 रुपये. तो सिर्फ यहाँ सिखाएंगे आपको कि कोई कंपनी अगर कर्जा कम कर रही है तो अच्छा होता है, उसको फिर इन्वेस्ट करो. अरे स्कैनर तो आप खुद भी बना सकते हैं. समझ गया ना. यहाँ पर देखो, आपका कंपनी के पास डेप्थ था तो कंपनी कर्जा इंटरेस्ट पे कर रही थी. कंपनी लॉस में कर रही थी, लेकिन कंपनी ने जैसे ही अपना लॉस कम किया, यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया. कुछ लोग बोलेंगे सर जी यहाँ तो 2023 में हुआ, प्राइस तो 2022 में भागना शुरू हुई. तो मैंने भी तो कहा था ना कि प्राइस में सिग्नल भी मिल सकता है. तो इन्वेस्ट कर लो, ट्रेड कर लो, लेकिन फंडामेंटल चेक करो. अगर नहीं बदला तो निकल जाओ, बदल गया होल्ड करो. मतलब 1 साल पहले यार, मतलब आज की बात नहीं, 1 साल पहले डीलीवरेज मतलब कि कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, उसको कहते हैं डीलीवरेज. लीवरेज का मतलब होता है कर्जा. तो कंपनी अपने कर्जे को कम कर रही, मतलब डीलीवरेज कर रही, मतलब कर्जे अवॉइड कर रही है. कर्जा मतलब आपकी बाहुबली वाली बेड़िया. देखो अब इसको समझो. तो यहाँ 2023 में पता चल गया
उसके पहले आपका यहाँ पर देखो प्राइस भाग गई है पहले, और 2023 कहाँ पे, यह वाला। तो एटलीस्ट सिंपल फंडा, ये मेरा रूल नंबर 1 है। यह रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल है, सिंपल फंडा है। मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा, मैंने ट्रेड कर लिया। अच्छा, ब्रेकआउट पे ही ट्रेड नहीं करना है, फंडामेंटल्स के साथ कर रहा हूँ। आप कोई भी सिग्नल यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग हायर हाई यूज़ करेंगे तो उसके पहले ही सिग्नल मिल जाएगा, तो वो सब पॉइंट है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी देखो, टेक्निकल यूज़ करो, बट टेक्निकल यूज़ करो फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया, मैं ज़्यादातर ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि भाई ब्रेकआउट है, तो मैंने ट्रेड कर लिया, छोटा सा रिस्क ले लिया। 2023 यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ से लगभग रिज़ल्ट आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा है कि मैंने जो रिस्क लिया था वो सही है या नहीं। क्योंकि 2023 का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें यह पता चला कि कंपनी ने अपने कर्जे को कम कर लिया है। कर्जा कम करने का मतलब है प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ने का मतलब है शेयर प्राइस भागेगी। तो उसके बाद फिर देखो शेयर प्राइस आपकी भाग गई, तो प्राइस कहाँ से कहाँ तक गई, लगभग 50 रुपये से 70 रुपये तक भाग गई। ये कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है मेरे भैया, 20% का रिटर्न है 1 साल के अंदर। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है कि फंडामेंटल्स को देखो और उसके हिसाब से मतलब टेक्निकल को देखो, एंट्री ले लो छोटी सी रिस्क के साथ। फंडामेंटल अगर सही हो जाए तो होल्ड कर लो, नहीं तो टाटा बाय बाय। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे 1-2 एग्जांपल मैंने ले रखे, बट क्लासिक है। आप ज़्यादातर चार्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तिलक नगर, इसी का एग्जाम्पल देख लो। अब तिलक नगर में क्या कि आपका ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे पूरा फाइनल ब्रेकआउट होगा। कब, 2022 या 23 लगभग यहाँ पे। और इसका रिज़ल्ट कब अच्छा आ रहा है, रिज़ल्ट इसका अच्छा आ रहा है यहाँ पे देखो, 2023 में लास्ट में आ रहा है, मतलब 2022 में आ गया था यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा पहले आ गया। ये भी समझो ये 2022 का, तो 2022 में आ गया, मतलब यहाँ पर रिज़ल्ट और टेक्निकल दोनों सिग्नल सेम थे। तो यहाँ पे भी होता है। तो आप सिर्फ यह देखो कि कैसे आपकी चीज़ काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पर आपके दिख गए कौन है, स्टॉक इसका इमेजिका का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब कौन सा है, सारेगामा। अरे सारेगामा का जो केस है वो यह है कि कभी फंडामेंटल पहले सिग्नल देते हैं, टेक्निकल बाद में दे देते हैं। देखो फिर याद रखना 20% ही ऐसा केस होगा, 80% टेक्निकल वाला होगा, क्योंकि टेक्निकल पहले सिग्नल देते हैं 80% केस में। 20% केस में आपके सारेगामा मतलब यहाँ पे देते हैं फंडामेंटल। तो देखो 2017 में शेयर प्राइस यहाँ पे थी, हालांकि कुछ लोग बोले सर ये तो ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ये 2 साल कंपनी प्राइस नीचे चली गई, कोरोना में नीचे चली गई, आपके हवा टाइट हो जाती होल्ड करने के बाद। ओके, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पर होल्ड नहीं कर सकती। 17 में लिया कोई स्टॉक, यहाँ पर ले लिया, प्रॉफिट नहीं बुक किया, नीचे चला गया 18, 19, 20, उस पर से कोरोना का क्रैश, कोई भी होल्ड नहीं कर पाएगा, फट जाएगी सबकी। ओके, तो इमोशनल नहीं होना है, सिंपल फंडा देखो 2017 में प्राइस नीचे गई और 20 तक गई नहीं नीचे, लेकिन 17 से 20 के टाइम पर इसका फंडामेंटल कैसा था ज़रा इसका देखो। तो इस केस में टेक्निकल ख़राब है ना, फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल ये आप देख सकते हो, ये फंडामेंटल ही है उसी का। अच्छा देखो ये सारेगामा का है। ओके, तो इसमें समझते हैं। देखो यहाँ पे अब देखो सारेगामा में हमने देखा कि 2017 से लेके 2020 तक प्राइस कंटिन्यू डाउन थी, लेकिन अब ये समझो 2017 में 161
161, 177, 220, 218, ये देखो आप, ये 20 में आई थिंक कोरोना की वजह से कम हो गया, लेकिन कंटिन्यू बेसिस पे कंपनी सेल्स बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है, मुझे बताओ। बढ़ रही है, कंटिन्यू बेसिस पे सेल्स बढ़ रही है, मतलब प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन सेल्स भी तो बढ़ रही है ना। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, लेकिन एबिडा देखो, एबिडा कितना हो गया 2017 में, एबिडा देखो 9 का हो गया। इसको मैं एवरेज भी मानूंगा तो एवरेज समझता हूँ, यहाँ पे 9, 19 एवरेज निकल के आएगा, लगभग 13 का एवरेज निकल के आएगा। समझो यहाँ पे अगर मैं पिछले 2012 से लेके 2017 तक का एवरेज निकालूँ तो 17 मान लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता बट मान लेते हैं। 13 से क्या हो गया 60, 20 में 13 पे 13 इंटू 5 इज इक्वल टू 65, ऑलमोस्ट 4x। एबिडा कितना हो गया 4 गुना हो गया, तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि एबिडा बढ़ने की वजह से हो सकता है इंटरेस्ट ज़्यादा हो, लेकिन कंपनी के पास इंटरेस्ट बिल्कुल भी नॉर्मल है, बिल्कुल 7 करोड़ का, ठीक है कोई बात नहीं। 7 करोड़ कंपनी नेट बेसिस पे क्या हो रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल रही, तो क्लासिक सेटअप है कि नहीं। डेट भी बहुत कम है, ग्रो कर रही है कंपनी, तो कंपनी नेट बेसिस पर प्रॉफिटेबल है, लेकिन शेयर प्राइस नीचे जा रही है। तो यही है अर्ली सिग्नल ऑफ द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल सिग्नल दे रहा है कि भैया खरीदो खरीदो खरीदो, लेकिन रूल क्या है, हम नहीं खरीदेंगे, हम तब तक नहीं खरीदेंगे देंगे जब तक कि फंडामेंटल सही नहीं था। उसके बाद टेक्निकल ने सिग्नल देना शुरू किया, तब तक तो टेक्निकल सिग्नल देना शुरू करेंगे कोरोना के रैली के बाद। यहाँ पे यह आपका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आपका ब्रेकआउट है, तो आप इन सब जगह पर पैसा डाल सकते हो। अच्छा, सारेगामा क्यों बढ़ा, इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल तो सॉन्ग का राइट उसी के पास है, मतलब सॉन्ग का राइट जो है वो उसके पास है। ओके, तो ये सिंपल फंडा है। तो कहाँ से पता चला, फंडामेंटल ने पहले सिग्नल दिए, टेक्निकल ने बाद में दिए, तो ऐसे केस में आपको डरना नहीं चाहिए। अगर होल्ड कर रखा है तो पहली बात निकल जाओ, मेरा कहना यह है, क्योंकि बाद में ख़राब भी हो सकता है ना, देखा तो निकल जाओ। लेकिन अगर फंडामेंटल सही है, इम्प्रूव ही कर रहा है और टेक्निकल सही हो गए तो इन्वेस्ट कर लो, यह मेरी बात मान लो। तो यह दो जो केस थे यहाँ पर आप समझ सकते हो। उसके बाद तीसरा है जुपिटर वैगन। अब जुपिटर वैगन का यहाँ पर हम देख लेते हैं फंडामेंटल। तो जुपिटर का फंडामेंटल है यहाँ पे। अब जुपिटर के केस में देखो, जुपिटर के केस में क्या था, कंपनी लॉस कर रही थी 2016 तक, 18, 19, 20 इन्होंने प्रॉफिट करना शुरू किया। 2021 इन्होंने तब तक है तो क्या किया, देखो प्रॉफिट करना शुरू किया। पहले सेल्स थी लेकिन नेट बेसिस पर लॉस कर रहे थे, फिर क्या हुआ, कम हो गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा जिंदगी इनकी बच गई, जान बच गई। कंपनी के ऊपर कर्जे भी थे, कंपनी के ऊपर कर्जे कम हुए और थोड़े से कर्जे हैं, फिर भी लेकिन जब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है। देखो कर्जे है, पहले भी कर्जे थे लेकिन पहले प्रॉफिट नहीं था, लेकिन इस बार कर्जे भी है लेकिन प्रॉफिट भी आ रहा है, ठीक है। जब पैसा आएगा तभी तो कर्जे दे सकते हैं ना। तो ये देखो, ये बात याद रखो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लॉस कर रही थी कंपनी, नेट बेसिस पर लॉस कर रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे निगेटिव, फिर यहाँ से प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे देखो। तो 2022 में ये कंपनी आपको कंफर्मेशन सिग्नल दे देगी कि भैया अब मैं प्रॉफिटेबल हो गई हूँ। देखो बेसिक है यार, मतलब मैं कहता हूँ, मैं दो चीज़ कहता हूँ, मैं अपने सभी लोगों से कहता हूँ, अगर आपने शेयर बाज़ार में इंडिया में होकर पैसा नहीं कमाया,
मतलब इंडिया के शेयर बाज़ार में पैसा नहीं कमाया, वो ऑप्शन की बात छोड़ दो, वो सबकी नहीं बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करके आप अगर इंडिया में पैसा नहीं बनाया तो आप कहीं पे भी नहीं बना सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर है कि अगर आप इंडिया में पैसा नहीं बना पा रहे हो तो कहाँ बनाओगे? सिंपल फंडा याद रखो। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, आपके वंदे भारत ट्रेन चलने लगी, दुनिया भर की मेट्रो ट्रेन बन रही है। मेट्रो डब्बा कौन बनाएगा? जुपिटर बनाएगा, टीटागढ़ बनाएगा। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट है ना। अब कुछ कुछ लोग बोलेंगे सर जी प्राइस भाग गई, तब अरे नॉलेज नहीं था तब, अब तो हो गया ना। अब किसी चीज़ में होगा तब तो पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो 2022 तक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर हो गया। अब 2022 के बाद मैं देखता हूँ शेयर प्राइस कैसी थी। तो जुपिटर वैगन ये आपका रहा, ये जुपिटर वैगन ही है। देखो 2021 है, 22, 23 की बात कर रहा हूँ। आपका शेयर प्राइस कहाँ पे थी? शेयर प्राइस आपकी है करीब 80 रुपये में। 2023 की बात कर रहा हूँ, 22 के बाद भी एक साल ले रहा हूँ और आज प्राइस कहाँ पे है? 400 पे। एक साल के अंदर पैसा 4 गुना हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब लोग बोलते हैं सर जी मैंने होल्ड किया एक साल भर मत कुछ नहीं मिला। यही चीज़ होती है, याद रखना। मार्केट है ना बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप 3-4 साल होल्ड करोगे पैसा नहीं बनेगा, लेकिन उसके अगले साल आपका 4-5 गुना पैसा बढ़ जाएगा। तो फंडा सिंपल है। देखो ये जो है कि नहीं चला एक साल तक और अगले साल एक साल के अंदर देखो 400 का 1800 मतलब 4 चौक 16, 4 गुना। तो ऐसा भी होता है। हालांकि अब सब लोग बोलेंगे देखो यही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, आपको अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है। जैसे प्राइस बढ़ गई तो पहली बात तो नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई है, अगर करना भी है फंडामेंटल उसके अच्छे होने चाहिए। तो फंडामेंटल देख लेते हैं, बड़े हैं, ठीक ठाक बड़े हैं, मतलब फ्लो थोड़ा सा ठीक ठाक है। यहाँ पर देखो एबिटा घट रहा है मतलब नेगेटिव हो गया, एबिटा नेगेटिव है मतलब नेगेटिव बात हो गई। तो सिंपल फंडा क्या है? डेप्ट हालांकि नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका आपको देखो तो इसका मतलब ये कंपनी को जितनी वैल्यूएशन मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा उसको वैल्यूएशन मिल गई। इसको कहते हैं ओवरस्ट्रेच वैल्यूएशन। मतलब तुम पहले भी 52 करोड़ कमाते थे, आज 41 करोड़ कमा रहे हो, तो नेट बेसिस पे तुम नेगेटिव हो। चलो ठीक है, कर्जा वर्जा नहीं है। तो देखो यही चीज़ होता है, कर्जा नहीं होना, कर्जा नहीं था इसलिए सरवाइव कर गई। कर्जा नहीं है तो फिर भी तुम 40 कमा रहे थे, आज 32 कमा रहे हो, पहले 29 कमाते थे। हालांकि 17 से 32, 17 से 34 हो गया, तो 2 गुना तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया। पुराने से देखो तो नहीं बढ़ा, लेकिन प्राइस तुम्हारी 4 गुना हो गई। तो क्या है भैया? ऑपरेटर है। कौन है ऑपरेटर? बेसिक फंडा है। नहीं डालना है पैसा, डाल भी दिया तो ट्रेडिंग करना है, अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो निकल जाना है, वरना गले की हड्डी फिर लेकर घूमो एकरॉन की तरह। 20 साल से ले रखा है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ लो, पैसा बन रहा है बनाओ, लेकिन उसको यह मत समझो कि हमेशा पैसा बना के देंगे। प्रॉफिट बुक करके निकल लो। अब 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो यह मत सोचो। कुछ लोग बोलते हैं सर जी मैं तो जल्दी निकल गया। अरे जल्दी निकल गया वो अलग बात थी, लेकिन तुमने कहाँ पर पैसा बनाया वो भी देखो, एक गलत जगह से। मतलब तुमने कचरे में से हीरा निकाला, फिर कचरे में से चांदी निकाली। अरे कचरे में से चांदी निकाल ली, अब दुख काय का हो रहा है? हीरा क्यों नहीं मिला? अरे भाई तुमने कचरे से निकाला चांदी, मिल गई सोना, मिल गई, अच्छी बात है, हीरे के लिए मत सोचो। तो पैसा भी बन गया ना, बन गया ना, ओके। तो बेसिक स्ट्रक्चर
आप ध्यान दो कि रूल क्या कहता है कि जब भी आपके फंडामेंटल्स मैनिपुलेशन हो रहे हैं, ये 5-5, 6-6 साल तक नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। फिर ध्यान देना, ये यही अब कुछ होते हैं फंडामेंटल जो बैड टू गुड होते हैं। बैड टू गुड का मतलब है कि जो कंपनी पहले फंडामेंटल पहले खराब थी लेकिन फंडामेंटल सही हो रहा है, तो इसको देखते हैं। तो पहले फंडामेंटल खराब थे, अब सही देखते हैं, यानी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ इंडिया। तो फैक्ट का स्टॉक है, यहाँ पर देखो कंपनी का ठीक ठाक था, यहाँ पर घट रहा था, फ्लैट था, घट रहा था। कंपनी नेट बेसिस पर लॉस कर रही थी, ऑपरेशन बेसिस पर। अगर कंपनी लॉस कर रही है तो उसका कर्जा भी तो देना है। देखो केस स्टडी समझो, केस स्टडी से आपको नॉलेज आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2016 तक कंपनी जो थी वो नेट बेसिस पे, देखो सेल ठीक था लेकिन कंपनी ने नेट बेसिस पे लॉस कर रही थी, ऑपरेटिंग बेसिस पे। अब अगर ऑपरेटिंग बेसिस पे ही लॉस कर रही हो तो उसे टैक्स भी तो देना है। कर्जा मतलब, हालांकि टैक्स नहीं भी लगेगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कर्जा चुकाना है। ये देखो कर्जा भी चुका रही है कंपनी, तो कंपनी का इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो एक्चुअली में कंपनी नेट बेसिस पर लॉस कर रही। देखो ये पूरा बड़ा लॉस हो रहा है, मस्त लॉस हो रहा है यहाँ पर। लेकिन फिर क्या हुआ, कंपनी थोड़ी सी प्रॉफिटेबल हुई, मतलब सेल्स वही है, सेल्स में दिक्कत नहीं थी, लेकिन कंपनी ने कुछ कुछ मैनेज किया। तो यहाँ पर देखो क्या मैनेज किया कंपनी ने, क्या मैनेज कर लिया। देखो पहले भी सेल्स था, पहले एक्सपेंसेस उसका था 2400, 2300, 2100, 1900। कंपनी ने एक्सपेंस घटा दिया, तो खर्चा जब घटा दिया कंपनी का, तो जो सेल्स हो रहा था ना उसमें प्रॉफिट होने लगा। यह बहुत अच्छी बात है। ओके, तो कंपनी ने अपना क्या किया, एक्सपेंस घटा दिया, एक्सपेंस घटा दिया तो कंपनी के पास प्रॉफिट होने लगा। यही सब चीज़ें तो आपको देखनी है फंडामेंटल में कि सुधर रहा है कि नहीं। ओके, तो अब कंपनी जो है कि 2018 तक लगभग एक्सपेंस घटा के 17, 18 और 19 और 20 यहाँ पर कंपनी क्या हो गई, ऑपरेशनल बेसिस पे प्रॉफिटेबल हो गई। उसके बाद जब ऑपरेशनल बेसिस पर प्रॉफिटेबल हो गई, अब कर्जा भी था, तो कर्जे की वजह से यहाँ पर 17 में लॉस में थी, लेकिन कंपनी ने 2019 में कर्जा कम किया, यहाँ पर कर्जे भी फ्री हो गए। तो एक बंधन टूटा, एक आज़ादी मिल गई। अदर इनकम तो बताता हूँ, अदर इनकम का पार्ट है यहाँ पे। देखो अदर इनकम है, बट यहाँ पे समझो अदर इनकम की वजह से प्राइस नहीं भागी है, प्राइस भागी है इंटरेस्ट कम होने की वजह से। ओके, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट आपकी थोड़ी बहुत कम हो गई, फिर यहाँ पे बढ़ी, लेकिन अब यहाँ पे देखो कंपनी का प्रॉफिट भी तो हो रहा है ना। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो, अब यहाँ पे आपका 163 करोड़, यहाँ पे फिर से आपके 997, तो यहाँ पे लगभग कुछ ना कुछ कंफर्म हो रहा है कि कंपनी अपने दम पे कमा रही है। फिर इसके बाद 21, 22 पे चलते हैं, तो 22 पे भी आते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी हम कहाँ तक वेट करें, कहाँ तक वेट करने की ज़रूरत नहीं, 21 में देख रहे हो तो देखो सही है कि नहीं, तो करो, नहीं तो मत करो। लेकिन आप 2022 तक देख रहे हो तो आपको पता चल जाना चाहिए, हाँ इसमें कुछ अच्छा हो चुका है। मैं कह रहा हूँ कि जून 2022 में बैठा हूँ और ये चार्ट देख रहा हूँ, समझाता हूँ। तो जून 2022 तक मुझे क्या दिखेगा, जून 22 तक मुझे दिखेगा कि यार ये कंपनी रिव्यू कर रही है, रिव्यू कर चुकी है, अदर इनकम हो रही है, वो चीज़ ठीक है, बट यहाँ पर इंटरेस्ट की पोर्शन भी ठीक ठाक है, यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल है। हालांकि यह अभी भी डाउटफुल है। देखो शेयर प्राइस चल गई, अच्छी बात है, लेकिन अदर इनकम नॉर्मल चल रहा है, मतलब शेयर प्राइस भागी है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ की चांस नहीं है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है। ऐसा भी कुछ बहुत तोड़-फोड़ नहीं हो रही है, लेकिन काफ़ी रिकवर हो चुका है, मतलब जो डैमेज था काफ़ी रिकवर हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं पैसा लगाना चाहिए। तो 2022 में भी अगर मैं देखूँ तो चार्ट को, तो या फिर इस कंपनी को, तो 2022 के बाद हमने देखते हैं फर्टिलाइज़र केमिकल्स का ये चार्ट है। तो 2022 को छोड़ो, 23 में मुझे दिख रहा है कि ब्रेकआउट, मतलब ये देखो फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लेटेस्ट से यहाँ पे दिख रहा है। तो ये 2023 के बाद की बात है। देखो जून 2023, मतलब पिछले 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले 400 का हुआ करता था, आज 800 का हो गया है, डबल हो गया। हालांकि मार्केट भी वैसा ही है, बहुत सपोर्ट कर रहा है, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप अगर ये सब चीज़ें फाइंड आउट करना शुरू करेंगे, टेक्निकल देखेंगे, तो फंडामेंटल्स भी चेक करो, तो कहीं ना कहीं आपको एक सही तरीके से डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। मेरा ऐसा कहना है कि यही मेरा उद्देश्य है। हाँ, अगर प्राइस बड़ी है और फंडामेंटल भी ख़राब है तो टाटा बाय बाय, बेच के निकल जाओ, प्रॉफिट जो कमा लिया है वही है। ओके, अब यहाँ पर कुछ लोग बोले सर जी मुझे समझ में नहीं आया, अभी तक कैसे यूज़ करें। तो मेरे पास 4 केसेस है, मैं 4 केस यूज़ करता हूँ, टोटल 4 केस, और मेरे फार्मूले यही पूरी कोर्स है, समझ लो पूरा कोर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। बट अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं फ्री में क्या सिखा देंगे, या फिर यहाँ पर आप लोग देखोगे, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि फ्री में भी इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब पेड करने पर भी जो हो सकता है नहीं मिलेगा। फ्री का मतलब होता है देने वाला कैसा है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 4 तरह के केस होंगे। पहला केस होगा, चलो इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूंगा तो जल्दी हो जाएगा, सिंपल फंडा। चलो, तो 4 केस होते हैं। पहला केस क्या था, 3 रूल थे मेरे। प्राइस बड़ी है, फंडामेंटल ठीक है तो अच्छी बात है, होल्ड करूँगा, नहीं बढ़ा तो निकल जाऊँगा, ख़राब है तो ट्रेड कर लूँगा, लेकिन अच्छा होने तक वेट करूँगा, नहीं हुआ तो भाग जाऊँगा। वो 3 केस थे, मतलब 3 स्ट्रैटेजी थी, 3 तरह की स्टाइल थी कि 3 तरह से ट्रेड करो। लेकिन 4 तरह की यहाँ पर देखो 4 स्टेजेस में दिया है। केस नंबर 1, फंडामेंटल अच्छा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, फंडामेंटल अच्छा है, इम्प्रूव कर रही है, प्राइस अच्छी है, अच्छी बात है, तो होल्ड करेंगे और उसमें हम करेक्शन पर बाय भी करेंगे, और फिर कोई बाय सिग्नल मिलेगा तो हम बाय भी करेंगे। जैसे कि आपके परसिस्टेंट के केईआई इंडस्ट्रीज़ के, यहाँ सब आपके अच्छे स्टॉक है, मतलब जहाँ पर फंडामेंटल अच्छा है और शेयर प्राइस ऊपर जा रही है, तो टेक्निकल की वजह से हम ट्रेड भी करेंगे, मतलब ट्रेड करेंगे टेक्निकल पर, और करेक्शन पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा स्टॉक जनरली थोड़ा गिरता है, बाद में बढ़ते जाता है। ओके, नंबर 2, दूसरा, गुड है या इम्प्रूव हो रहा है, मतलब फंडामेंटल अच्छा है प्लस वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता जा रहा है, लेकिन शेयर प्राइस उसकी डाउन है। कुछ लोग प्राइस से ही डिसाइड करते हैं, मैं तो ऐसा नहीं करता। तो सिंपल फंडा समझो कि अगर शेयर प्राइस आपकी डाउन है लेकिन फंडामेंटल कंटिन्यू इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, बुली सिग्नल का वेट करना है, और बुली सिग्नल मिल जाए तो ट्रेड करना है। कोई भी सिग्नल आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी चार्ट पैटर्न यूज़ कर लो। अब कुछ लोग बोलते हैं सर जी चार्ट पैटर्न काम नहीं करता, मैं कह रहा हूँ इसमें लगा करके कोई भी चार्ट पैटर्न बुलिश वाला लगा लो, और फेल हो जाए तो मुझे बताना। ओके, तो सिंपल फंडा याद रखो। तो ये हमारा दूसरा केस होगा, इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं। पहले वाले का तो आपको पता है, जैसे कि आपका HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कई इंडस्ट्रीज, आपके इन्फोसिस थोड़ा सा डाउन में था, बट बाकी जैसे परसिस्टेंट सिस्टम, तो ये वाली बात है। दूसरा केस में क्या है देखो, हाँ, अब केस
तीसरा देखते हैं, फंडामेंटल इम्प्रूव हो रहा है लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है, जैसे सारेगामा का केस। और यहाँ पर परसिस्टेंट का एक मैंने केस रखा है। देखो यहाँ पे KEI है। अब KEI थोड़ा सा अच्छा, मतलब गुड वाला, मतलब फंडामेंटल में भी अच्छा है और प्राइस भी ऊपर जा रही है। देखो फंडामेंटल KEI का ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। कर्जे भी इसने कम कर लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा रिटर्न जिसमें मिला वो अच्छा स्टॉक होता है। मैं ऐसा नहीं मानता। सबसे ज़्यादा बार जिसने प्रॉफिट कमाया वो अच्छा है। मैंने सब ज़्यादा रिटर्न कमाया हुआ था। आई थिंक एल्किन में ही कमाया हुआ था। आई थिंक 4 गुना 5 गुना। लेकिन यहाँ पर समझो कि KEI में मैंने 4 बार कॉल दिया था, तो 420 की प्राइस पे था दिया था, 720 की प्राइस पे दिया था, 900 के आसपास दिया, 1200 के आसपास दिया, 1600 के आसपास दिया। कंटिन्यू मैंने 4-5 बार ट्रेड किए थे, मतलब कॉल दिए थे अपने क्लाइंट्स को। तो हर बार लॉन्ग टर्म 3400 3500 की प्राइस गई थी इसकी, 3600 की, 3600 3400 जो भी गया होगा। मतलब फिर मैंने जब यहाँ 3600 3400 हो गए तो मैंने 1600 वालों को 1200 वालों को प्रॉफिट बुक करवा दिया था। पुराने वाले भी अभी होल्ड में है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे स्टॉक, मतलब आप स्टॉक को समझ ले लो, एक भी बार इसमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ किसी भी बार, मतलब 6 बार 4 बार 4 बार 5 बार मैंने कॉल दिए, कभी भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, हर बार प्रॉफिट हुआ। मतलब आप कैलकुलेट करो, जो 420 वाला रेट था वहाँ से, तो सिंपल फंडा है KEI का, सिंपल फंडा, तो इसके रिटर्न अच्छे हैं और ये अच्छा है, ये ट्रैक्शन में भी अच्छा है। सिंपल फंडा याद रखो। अब KEI का आप देखो बैलेंस शीट। अच्छा, कैश फ्लो वो सभी को देखना होता है। मैं आपको बैलेंस शीट के पास नहीं, कंटिन्यू रिजर्व बढ़ रहा है। देखो बारोइंग आपकी है लेकिन बढ़ रही है, फिर उसमें घट रही है, तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम देखें कैश फ्लो, हालांकि यहाँ से प्राइस देख लो कहाँ पे गई है, 3631, 3100 गई, 3400 का यहाँ पर मैंने कहीं प्रॉफिट बुक करवाया था। आई थिंक 3360 वहाँ से गिर गई है। लेकिन आप यहाँ देखो क्लासिक एग्जाम्पल, ये सब ऐसे स्टॉक भी होते हैं कि जो कंटिन्यू फंडामेंटल अच्छे होते हैं और इम्प्रूव कर रहे होते हैं और प्राइस भी ऊपर जा रही होती है। तो आपको क्या करना है, करेक्शन में ख़रीदना है या फिर बुली सिग्नल पर बाय करना है। दूसरा केस क्या था कि फंडामेंटल सही था, बैड फंड, ये कौन सा रूल है, दूसरे वाला, क्या फंडामेंटल इम्प्रूव कर रहे हैं लेकिन प्राइस डाउन जा रही है। तो इसको देखो, परसिस्टेंट को, परसिस्टेंट सिस्टम को देखो। पहले कंटिन्यू, इसका सेल्स बढ़ रहा है कंटिन्यू, इसका एबिटा बढ़ रहा है कंटिन्यू, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब कुछ कंटिन्यू बढ़ रहा है, रिजर्व ऑफ प्लस कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर 2022, यहाँ पर भी जो होगा 21-22, हालांकि क्वार्टरली बेसिस पर भी कंटिन्यू बढ़ रहा है और ईयरली बेसिस पर भी तो बढ़ रहा है, ईयरली बेसिस पर भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ईयरली बेसिस पर इसका सेल्स बढ़ रहा है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर सब कुछ बढ़ रहा है, डेट बिल्कुल जीरो है, यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ, तो कंपनी बिल्कुल डेट में नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसमें शेयर प्राइस गिरी। कब गिरी, यहाँ देखो शेयर प्राइस परसिस्टेंट का डेली चार्ट है, यहाँ पर 2021 से लेकर के कंटिन्यू इसने कुछ रिटर्न बना नहीं रही, हालांकि थोड़ा रिटर्न बना, लेकिन यहाँ देखो प्राइस नीचे जा रही है। तो यहाँ पर कब तक आपकी शेयर प्राइस जो गिरी है, वो लगभग नवंबर 22 तक, दिसंबर 23 में इसने ब्रेकआउट दिया था समझो, तो दिसंबर 20 मान लेते हैं, सीधे सीधे दिसंबर से जनवरी कंटिन्यू 2 साल तक रिटर्न कुछ नहीं बना, प्राइस बल्कि जीरो रही, नेट बेसिस पर कुछ रिटर्न नहीं बना। लेकिन उसी 2 साल में कंपनी के फंडामेंटल हमेशा इम्प्रूव हुए हैं। देखो आप
आपने ना क्वार्टरली रिजल्ट वाला देख लेते हैं फिर से एक बार। ये देखो क्वार्टरली जून 2021, सितंबर 2021, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 कंटिन्यू इम्प्रूव हुआ है। तो ये सब कुछ अगर इम्प्रूव हुआ है लेकिन प्राइस जो है नीचे जा रही है, तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में हमारा रूल है कि भैया पहली बात तो कंपनी अच्छी है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ट्रेड भी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कभी भी ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस हो गया। तो ट्रेड भी करना है जब कोई प्रॉपर सिग्नल मिल जाए तब। जैसे आपका ब्रेकआउट हो गया या फिर आपका लेटेस्ट से फाइनल रेंज का ब्रेकआउट, तो यहाँ पर पैसे डाल लो। अब बोलेंगे सर जी दिसंबर में क्लियर हुआ, जनवरी में, और 4 महीने बाद भाई एंट्री आपको बाद में मिल भी सकती है। कभी कभी ऐसे स्टॉक है, मैं उसको 4 महीने से देख रहा हूँ, अभी मैं उसमें एंट्री सिग्नल नहीं आया, 4 महीने हो गए मुझे देखते हुए, लेकिन जब आएगा तब मैं उसे करूँगा और मुझे पता है कि पैसा डबल कर देगी। ये पॉइंट होता है कि कभी कभी आपको वेट भी करना होता है, और यही तो करते हैं बड़े लोग। मतलब जो सही तरीके से ट्रेडर होते हैं, पेशेंस। कब उनका पैसा बनेगा उनको, हालांकि यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर है, आप याद रखो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। किसका है? होम फर्स्ट। होम फर्स्ट फाइनेंस का देख लो। होम फर्स्ट फाइनेंस का भी आपको रिज़ल्ट, पहले प्राइस देखते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस में प्राइस का आप देखो, ये सितंबर 22 है, सितंबर 22 से लेकर मई 22 तक, जुलाई तक देख लेते हैं, कोई रिटर्न नहीं बना मई तक। यहाँ पर देखो मई और जून जुलाई नेगेटिव रिटर्न था होम फर्स्ट का, लेकिन होम फर्स्ट का जो रिटर्न देखेंगे अगर, तो होम फर्स्ट का रिटर्न आप देखो यहाँ पर कंटिन्यू इम्प्रूव कर रही है 24% का, और इसका ओपीएम है 24% का, इसका ओपीएम है। तो कंपनी जो है कि नेट बेसिस पे इम्प्रूव कर रही है। ओके, लेकिन उसका प्राइस जो था वो डाउन था। तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में हमें वेट करना है कि कोई बुलिश सिग्नल मिलता है या नहीं, तो हम वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा? फंडामेंटल का भी भरोसा होगा। तो फंडामेंटल का भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, यह बात आप याद रखो। एक मिनट, मैं यहाँ बता देता हूँ कि आपको। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। अब तीसरा वाला केस, तीसरा केस क्या है? फंडामेंटल, बैड फंडामेंटल बट प्राइस इज़ इंक्रीजिंग। बैड फंडामेंटल बट प्राइस इज़ इंक्रीजिंग। तीसरा केस क्या है कि फंडामेंटल ख़राब है लेकिन प्राइस बढ़ रही है। तो जब फंडामेंटल ख़राब है और प्राइस बढ़ रही है तो एक्चुअली में हमें वहाँ पर सिर्फ ट्रेड कर लेना है चाहिए। पहली बात तो मत करो, बाय मत करो, कुछ मत करो, एक्टिव हो एक्टिव। तो आप ट्रेड कर सकते हो छोटी क्वांटिटी के साथ, अगर करना है तो। लेकिन स्टॉप लॉस हो जाएगा तो एग्जिट कर लो, जाओ, क्योंकि आप रिस्क ले रहे थे। ख़राब हो गया, मज़ा नहीं आया, निकल जाओ। ये वाला रूल है। अब दिखाता हूँ आपको क्या नुकसान होता है ख़राब फंडामेंटल में कूदने में। क्या होता है देखो, MFNL यहाँ है। अब देखो आपका आपका जो फंडामेंटल देखो, तो यहाँ पर समझो ऑपरेशनल बेसिस पर कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अब कुछ लोग सिर्फ ऑपरेशनल बेसिस देख करके भाग जाते हैं, लेकिन सेल्स क्या हो रही है? कंटिन्यू डाउन जा रही है। तो क्या है, सेल्स डाउन जा रही है तो ख़राब बात है। ऑपरेशनल बेसिस पे कंपनी जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे कर्जे की वजह से ये जो है बेचारी दब गई। क्या हो गया? कंपनी लॉस कर रही है। तो अगर पहले भी करती थी, हालांकि गिर गई होगी प्राइस, बट यहाँ पे देखो 2017 देखो, 17 तक प्राइस जो है कि आपकी कहाँ पे है? लॉस कर रही है, कंपनी लॉस कर रही है। आपका जो शेयर प्राइस है वो भाग रहा है। फिर ये समझो कि 2017 तक रिज़ल्ट उसका बहुत ही ख़राब है। अब देखते हैं 17 तक प्राइस कहाँ पे थी, इसका बैलेंस शीट भी देख लो।
बैलेंस शीट में भी क्या दिखा रहा है आपको, इसी को MFNL का बैलेंस शीट, यह है MFNL का बैलेंस शीट। कर्जा इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम किया कर्जा कम करने की वजह से थोड़ा सा प्राइस भाग गया होगा। बट यहाँ पे समझो, शेयर प्राइस देखो आपका 2014 से 2017, 2018, 2017 तक प्राइस भाग गई, यहाँ पे लगभग भाग गई 60 70 से हो गई, 60-70 से हो गई 170 की हो गई प्राइस आपकी। लेकिन क्या था, फंडामेंटल ख़राब था। तो ऐसे में भी ट्रेड कर सकते हो रिस्क लेकर। पहली बात तो सही जगह पर करना, बिना सिग्नल के एंट्री मत करना, सिग्नल आपका होना चाहिए। कुछ ना कुछ ब्रेकआउट जो भी कर रहा हो सिग्नल पे करो, लेकिन प्रॉफिट बुक करने का प्लान करो। देखो 17 से फिर प्राइस कहाँ पे है, 2023 चल रहा है, कुछ नहीं हुआ, और अगर यहाँ पे घुस गए तो फिर भगवान ही आपका मालिक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि अगर ख़राब कंपनी है तो वहाँ पे सिर्फ ट्रेड करना है। पहली बात मत करो, अगर कर भी सकते हो तो करो, लेकिन उसमें बाद में निकल जाओ। अब अपना अगला रूल क्या है, फंडामेंटल भी ख़राब होगा, प्राइस भी डाउन होगी, तो कुछ नहीं करना है, देखना ही नहीं है, भूल जाओ। ओके, फिर से टेक्निकल सही होगा तो कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल सही होगा तो होल्ड करेंगे, नहीं तो फिर एग्जिट हो जाएंगे। ये पूरा साइकिल चल रहा है, पहला रूल दूसरा रूल तीसरे रूल से आगे। तो यह हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट क्या है समझते हैं। अब आप बोलेंगे सर जी, किसी कंपनी का सेल्स के मुकाबले अगर प्राइस निकालना है तो कैसा करते हैं, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ये है प्राइस टू सेल्स आपका रेशो हो गया। तो ऐसे भी दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई कंपनी का इंटरेस्ट और मतलब कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का डेट, तो डेट टू प्रॉफिट तो रेशो का मतलब कि यह है कि फंडामेंटल्स के जो पॉइंट्स है ना, वैल्यूज़ है ना, पैरामीटर्स है ना, तो उनको कैलकुलेशन के फॉर्म में देखने का मतलब है रेशो, कुछ अलग से नहीं है। भाई मार्केट प्राइस का सेल्स के साथ डिवाइड कर दिया तो प्राइस टू सेल्स हो गया, मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो प्राइस टू बुक हो गया। तो यही लोग आप करते हो पी रेशो, इसके पैट को यानी इसकी अर्निंग को उसके अर्निंग के हिसाब से उसके प्रॉफिट प्राइस को देख लेंगे तो पी रेशो हो जाएगा। तो वो सब मैंने सिखा दिया है, बट रेशो के फॉर्म में देखने से दो फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा है कि अच्छी पहली बात तो इसमें बहुत से रेशो है, आपको बहुत नहीं बताऊंगा, 4-5 बताऊंगा। एक्चुअली 6 तरीके टोटल रेशो होते हैं, अलग अलग रेशो होते हैं, बट उन 6 में से जो इम्पोर्टेंट है वही मैं सिखाऊंगा आपको। 4-5 है, बहुत लंबा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये शॉर्टकट वाले हैं। ओके, आप अपने रेशो भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि रेशो है ही कोई भी लॉजिक लगा लो ना, फंडामेंटल तो है। तो अब इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई शॉर्टकट में पता करना है किसी कंपनी में, जैसे एक कंपनी को पता कर मुझे ऐसा करना है कि क्या दिखाया, मैंने सेल्स चेक किया, मैंने एबिटा चेक किया, मैंने इंटरेस्ट चेक किया। अब उतना नहीं चेक करना है तो क्या करूँगा, रेशो देख लूँगा, बेसिक हो गया। तो मतलब अगर बड़ा एनालिसिस नहीं करना है तो शॉर्टकट में पता करना है तो 1-2 मिनट में तो क्या करना है, रेशो देख लेंगे, उससे पता चल जाएगा। ओके, रेशो इसके लिए होते हैं। दूसरा चीज़ कंपेयर करने के लिए, ये कंपनी अच्छी है कि वो कंपनी अच्छी है, तो उसके लिए रेशो है। तो रेशो आपको यहाँ पे काम आएंगे जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी कंपेयर करनी होगी। हालांकि कंपेयर सिर्फ सेम बिजनेस वाली कंपनी में करते हैं, जैसे शेर खान को जीरोधा के साथ कंपेयर कर सकते हो, शेर खान को मतलब बाटा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। बाटा को रिलैक्सो के साथ कंपेयर करोगे, लिबर्टी शूज़ के साथ कंपेयर करोगे, बाटा को
ICS सिक्योरिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का बिजनेस अलग अलग है। मतलब आलू को आलू के साथ करना है, आलू को प्याज के साथ कंपेयर नहीं करना है। तो दोनों का बिजनेस सेम होगा, मतलब सेम बिजनेस की कंपनी में ही करना होता है, याद रखो। अब उसमें जो पहले सबसे रेशो है मैं यूज़ करता हूँ। आगे बढ़ते देखो, तो फंडामेंटल रेशो कहाँ पे देख सकते हो मैं बताता हूँ, लेकिन आपको खुद से अरेंज भी करना होगा। तो स्क्रीनर वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें देखनी है वो आप अरेंज कर लो। जो मैंने आपको पहले कहा था ना, कहाँ देखोगे, स्टॉकेज में भी देख सकते हो। पहली बात तो दिखाता हूँ कहाँ देख सकते हो, इसको दिखाते हैं। तो रेशो कहाँ पे दिखेंगे, चलिए कंपनी के आप नाम आप कोई भी नाम लिख लो तो उसमें पहले आपको दिख जाएगा। बहुत सी रेशो आपको मिल जाएंगी, लेकिन रेशो देखने का सबसे बढ़िया तरीका है स्टॉकेज में। मैं आपको बताता हूँ, स्टॉकेज पे चलो, इंडिविजुअल देखना है कि किसी कंपनी का नाम लिखा है, लिख लो। तो उसके बाद उसके फंडामेंटल्स में चले जाओ, और फंडामेंटल्स में जाने के बाद उसके रेशो में चले जाओ। यहाँ पे अलग अलग रेशियो आ जाएंगे। तो अलग अलग रेशियो सब में जाओगे तो अलग, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, ROC, ROA, डेप्ट इक्विटी देखना है तो सॉल्वेंसी रेशो में चले जाओ। यहाँ पे आपको सॉल्वेंसी रेशो में आ जाएगा। तो ये डेप्ट टू इक्विटी अलग आपका, यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी तो अलग अलग जगह पे मिल जाएगा। ओके, तो ये आप यहाँ पे एक बार मैं समझाता हूँ कि देखो, जो स्टॉकेज को वो रेशो देखने में सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। स्क्रीनर भी है, वो भी है, बट वहाँ पे आपको बनना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी, मगर वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया होता है। दूसरी चीज़, आप ये इंडिविजुअल कंपनी की बात हो गई, लेकिन आप अगर पूरा पेयर ग्रुप देखना चाहते हो तो आप सिग्नल क्या करोगे, यहाँ पे आकर ये होम पेज पे इसके पास सेक्टर में क्लिक करोगे। सेक्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे किसी भी, जैसे माइनिंग्स पे क्लिक करोगे तो एंटायर माइनिंग, अब यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक दिया हुआ है आपका, अलग अलग रेशो के हिसाब से आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो। तो सिंपल क्या है, जैसे ROE पे क्लिक करूँगा तो सबसे अच्छा जिसका ROE होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है कि आप अगर इंडस्ट्री एनालिसिस करते हो तो आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। ओके, जैसे आपको पता चला कि रेलवे सेक्टर में रैली आने वाली है, तो रेलवे सेक्टर में सबसे अच्छा स्टॉक का कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर आकर ये यहाँ पे पता कर सकते हैं। ओके, जब आपके पास रेशो के नॉलेज होंगे तो उसको चल ले लेते हैं। तो यहाँ पे कहाँ दिखेगा, पता चल गया आपको, यह तरीका भी बता रखा है, आप इसको कर सकते हो। अब चलते हैं रूल पे। तो सबसे पहले जो रूल है मैं दिखाता हूँ, वह है OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है कि भाई अपनी कंपनी ऑपरेशनल बेसिस पर कितना % का धंधा कमा रही है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि कोई कंपनी है, एक सेम बिजनेस की दो कंपनी है, एक का 10% का बिजनेस है, दूसरे का 20% का बिजनेस है, तो आप डेफिनेटली कहोगे कि 20% वाली कंपनी अच्छी है। ओके, यह इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 20% वाली जो कंपनी है वह अपने एक्सपेंस को मैनेज कर रही है, जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। हाँ, ओके। और यहाँ जो दूसरी कंपनी है यह अपने एक्सपेंस को मैनेज नहीं कर पा रही, तो इसका OPM ज़्यादा होगा। यह अच्छी कंपनी मानी जाती है। हालांकि OPM बहुत ही हार्ड पॉइंट है, तो हमेशा आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन कंटिन्यू बेसिस पर अगर OPM घट रहा है तो ये समझो कि शेयर प्राइस बहुत परफॉर्म नहीं करेगी, शेयर प्राइस साइडवेज हो जाएगी। तो जो आप देखते हो ना कि शेयर प्राइस चलने के बाद 4-4, 5-5 साल तक साइडवेज हो जाती है, तो इसी वजह से होता है, OPM की वजह से। ओके, शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। OPM कहाँ दिखेगा, तो यहाँ पे देखो OPM आपके, अच्छा, हालांकि रेशो में OPM काउंट नहीं होता, बट मैं OPM दिखाता हूँ। मैंने कहा ना कि अपनी चीज़ें सिखाऊंगा, ओल्ड स्कूल रूल कुछ अलग हो सकता है।
तो आप सिंपली जब किसी भी कंपनी के पीयर्स में जाओगे तो यहाँ पे मैंने स्टॉकेज की जगह पे इसका यूज़ इस्तेमाल किया है, तो आपके ओपीएम हो गए। अब जैसे कि ग्राइंडवेल नॉर्टन में तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ चलो, यहाँ पर आ गए, मैं ग्राइंडवेल नॉर्टन ले लेता हूँ इस सेक्टर में। अब यहाँ पर मैं आ गया पियर्स, तो पियर्स में कुछ अच्छा लोग पियर्स नहीं जानते। पियर का मतलब है सेम ग्रुप की कंपनी, जिनको हम भाई भाई कह सकते हो, वो पियर कहलाती है। तो यहाँ पर देखो ग्राइंडवेल नॉर्टन है, कार्बोरंडम यूनिवर्सल है, वेंडिट इंडिया है, ओरिएंटल सिरेमिक्स है, सेरोटेक है और वेलका स्टील है। अब इसका यहाँ पे देखो ओपीएम दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 19% पे धंधा कर रही है कंपनी। कौन सी? ग्राइंडवेल नॉर्टन 14% का धंधा किसका है? कार्बोरंडम का। 25% का धंधा है किसका? वेंडिट का। तो अगर मैं बोलूँ कि सबसे अच्छे मार्जिन पे कौन बिजनेस कर रहा है, तो आप यह कहोगे कि सबसे अच्छे बिजनेस पे मार्जिन पे बिजनेस करे तो वेंडिट कर रही है। लेकिन वेंडिट इंडिया का जो सेल्स है वो सेल्स के मुकाबले बहुत कम है, जो कि ग्राइंडवेल नॉर्टन को कार्बोरंडम का कार्बोरंडम की सेल्स है 4000 करोड़ की, और इसकी जो सेल्स है वो मात्र 215 करोड़ की। इसलिए मैं कहता हूँ कि रेशो सिर्फ अकेले ही नहीं देखने चाहिए, रेशो को सबके साथ कॉम्बिनेशन में देखना चाहिए। पहली चीज़ रेशो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नुकसान से बचना है तो आपको पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी, फंडामेंटल जा कर के कंपनी का चेक करना पड़ेगा। रेशो सिर्फ आपको हिंट देंगे। ओके, ये रिपीट कर लो, याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ रेशो देख करके आप काम नहीं कर सकते। रेशो देख करके सिर्फ आपको आइडिया मिलेगा, हाँ ये ठीक है, हाँ ये खराब है, ओके यहाँ पर याद रखो। अब इस मामले में देखो तो कौन सी तो दोनों नहीं बल्कि तीनों कंपनियाँ अच्छी है भाई। सब कुछ मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि तीनों अच्छी है, तीनों में कर सकते हैं। जब भी पैसा बनेगा, मतलब जब भी अच्छी आएगी, मैं ट्रेड कर लूँगा। मैंने 6000 पे बाय करवाया था अपने क्लाइंट को, स्टूडेंट को, 6000 समथिंग, 12000, 13000 चला गया। इसका भाव देख लेते हैं, आई थिंक 5000 के आसपास किया था। देखो सीधे सीधे। तो अब कुछ लोग महंगा शेयर देख करके ट्रेड नहीं करते, यह भी नहीं करना है, रिटर्न आपको मिलेगा, डबल पैसा हो जाएगा, ज़रूरी है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है, तीनों अच्छी है, तीनों अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं उसमें ओपीएम उसका अच्छा है तो कोई भी ख़राब नहीं है ना, ये वाली बात है। ओपीएम देखो आइडिया देगी मैं कि आप कैसे, मतलब जैसे बेस्ट मुझे सिलेक्ट करना है तो फिर मैं फंडामेंटल देखूंगा, सिर्फ ओपीएम के बेस पे सिलेक्ट नहीं कर सकता, बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी, तो जा कर के मुझे सभी से बेस्ट निकल के आएगा। तो हम समझते हैं कि फिर आगे तो ओपीएम क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर बेसिकली क्या है? अब देखो मैंने कहा था कि ओपीएम यानी कि रेशो होते हैं, वो क्या है? रेशो कुछ नहीं बल्कि आपके फंडामेंटल पैरामीटर्स का कैलकुलेशन है, उसके वो रिजल्ट फॉर्म में। तो अगर कोई सेल्स देख रहा है और कोई एबिटा देख रहा है तो उसको पता चल जाएगा ओपीएम क्या है, तो वहीं से भी दिख सकता है। तो डायरेक्ट अगर देखना है तो ओपीएम देख लो, तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ओके, कुछ अलग से नहीं है, बस यही रेशो जो होते हैं शॉर्टकट में होते हैं बस। ओके, कुछ लोग रेशो रेशो बहुत चिल्लाते हैं। अब अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर क्या है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अर्निंग पर शेयर बेसिकली आपका नेट बेसिस पर आप कितना पैसा कमा रहे हो, तो कहाँ से पता चलेगा? पैट के बेस पे पता चलेगा। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ, अच्छा यहाँ पर मैंने सब अच्छी पहली बात ये बता दी, कोई भी रेशो खुद से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब रेशो मिलता है, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया होता है, आपको सिर्फ देखना है कि यह सही है कि खराब है। तो अर्निंग पर शेयर पहली बात तो क्या है? रूल बेसिक जो हम देखते हैं, जो हमें मिलता है हमेशा, अर्निंग पर से शेयर निकालने का तरीका।
नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी शेयर्स, यानी कि उसके कितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है उसको उसके नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा अर्निंग पर शेयर। पर अब अर्निंग पर शेयर क्या है? अर्निंग पर शेयर वो चीज़ है कि भैया जैसे आप जो प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब जो कंपनी है वो धंधा कर रही है, वो प्रॉफिट कर भी रही है नहीं कर रही है, पता चला लॉस कर रही है, तो ईपीएस से पता चल जाएगा कि नेट बेसिस पे वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो ईपीएस कभी भी नेगेटिव किसी का भी नहीं होना चाहिए। 20 पैसा भी अगर ईपीएस है तो चलेगा, 25 पैसा है तो भी चलेगा, लेकिन ईपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव ईपीएस गलत बात होती है, घटता हुआ ईपीएस गलत बात है, बढ़ता हुआ ईपीएस अच्छी बात होती है। तो आप ये बात याद रखो। ओके, ईपीएस का कुछ रूल्स यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो आप इसको पढ़ लेना। पहली बात तो इसका यूज़ होता है यहाँ पे रेशो या प्राइस टू अर्निंग रेशो कैलकुलेट होता है। उसके बाद ईपीएस आपका जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने रूल बता दिया, इंक्रीज हो रहा है तो अच्छी बात है, फ्लैट ईपीएस है तो भी ठीक ठाक है, लेकिन फ्लैट ईपीएस में आपका पैट बढ़ना चाहिए, फ्लैट ईपीएस में भी आपका पैट बढ़ना चाहिए। ईपीएस कहाँ पर दिखेगा? वहीं सेम जगह पर, पीयर कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखो, ओपीएम हमने देखा था, यहाँ पे ईपीएस, अब यह 12 मंथ का ईपीएस है वो ट्रेलिंग बेसिस पे है। ट्रेलिंग का मतलब अब मैं बताता हूँ। देखो, ट्रेलिंग का मतलब यह है कि पिछले 4 क्वार्टर का जोड़ दो, उसको कहते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ। तो यही टीटीएम बेसिस पे आपको बताएगा। ईपीएस जो होता है हमें टीटीएम बेसिस पे ही दिखता है स्क्रीनर पे। तो यहाँ पे आपका 15 रुपये का है, 15 का मतलब है 15 रुपये पर शेयर। अच्छा, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बताता हूँ। जैसे लेटेस्ट से कि एक कंपनी के 5 मालिक है, अगर प्रॉफिट को पाँचों मालिक में बांटना है तो कितने रुपए बांटोगे? कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा ना, उन्होंने कितना पैसा डाला था उसके पास हिसाब से उसके प्रॉफिट बटेगा। तो वही ईपीएस है। ईपीएस का मतलब है कि अगर वो प्रॉफिट पूरे शेयर, जितना शेयर, जैसे आपने 10 शेयर ले रखा है तो 10 शेयर आपने ले रखे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो जो प्रॉफिट पूरा सब कंपनी में है शेयर होल्डर में बटेगा, इसको कहते हैं ईपीएस। तो जब प्रॉफिट होगा तभी तो बटेगा ना, जब प्रॉफिट नहीं होगा तो बटेगा कैसे? तो सिंपली यह है कि कंपनी कभी भी नेट बेसिस पे ईपीएस पे हाई, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 15 रुपये का है, ये 15% नहीं है, रुपए है, ये परसेंट में नहीं होता, याद रखना। 15 रुपये, 9 रुपये, 16 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये, 3 रुपये, 51 रुपये। इसमें अगर देखो तो सबसे जो अच्छा है वो ईपीएस वो इंडिया ग्लाइको का है, जो है वो आपका रेडी तो खेतान का है। उसके बाद जो है यूनाइटेड स्पिरिट का है। तो ये अच्छी चीज़ है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी क्या ये गलत बात नहीं है, नेगेटिव नहीं है ना? तो सब अच्छी बात है, नेगेटिव होगा तो ख़राब है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई, आरओई का क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो पूरा पैसा बनाया उस पर कितना रिटर्न बन के आ रहा है। तो ईपीएस आपका क्या था? वैल्यू टर्म में था। तो जैसे मैं बोलूँ ईपीएस 10 का, तो क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 10 कम भी हो सकता है, 10 ज़्यादा भी हो सकता है, 50 कम भी हो सकता है, 50 ज़्यादा भी। जैसे मैंने आपको कहा ईपीएस 10 का, तो ईपीएस 10 का क्या समझ में आया? 10 रुपये में कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। 10 रुपये में इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है, या फिर पता चला कि 10 रुपये इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। तो सिर्फ ईपीएस के नंबर को देख करके हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हालांकि यहाँ देखना ज़रूरी है, लेकिन इसको देख करके हम थोड़ा सा डाउट रहेगा। तो ईपीएस के अलावा भी जो हमें देखना है वो आरओई, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आरओई देखना है कैसे? तो आप आरओई का सिंपल फंडा है कि आपको अगर
कंपनी नेट बेसिस पे प्रॉफिटेबल है तो उसका आरओई अच्छा है। मतलब जो रिटर्न निकल के आ रहा है तो 15% के रिटर्न मिनिमम होना चाहिए। मतलब कोई भी कंपनी अगर 15% का आरओई है, इसको परसेंटेज टर्म में देखते हैं, तो 15% का अगर आरओई है तो अच्छी बात मानी जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, आपके भारत की जीडीपी की ग्रोथ है लगभग 6% की बताई जाती है, कोई 7% बताते हैं, मगर मैं 6 समझता हूँ। 6% की आपकी जीडीपी की ग्रोथ है और आपको जो आपके यहाँ पे जो रेपो रेट है चल रहा है वो लगभग 6% का चल रहा है, तो 12% का आपका नॉमिनल जीडीपी हो गया। तो जब 12% की ग्रोथ आपके कंट्री में हो रही है, इसका मतलब जो आपकी कंट्री है 12% के हिसाब से बढ़ेगी। तो जब आपकी पूरी कंट्री ही 12% के हिसाब से बढ़ने वाली है तो आप कम से कम 15% बनाओ। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप एक मार्केट में हो, सेम बिजनेस कर रहे हो और उस मार्केट में सब लोग 20-20% का धंधा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो लेकिन एक आदमी है जो 10% पे धंधा कर रहा है। तो जब तो भाई जब सब बिजनेस में लोग 20% का धंधा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आप 10% का कमा रहे हैं, इसका मतलब आप खड़ा होना। तो यही होता है आरओई। तो जब जीडीपी ही 12% के हिसाब से बढ़ने वाली है, देश ही 12% के हिसाब से आगे बढ़ने वाला है, तो कम से कम आपको मिनिमम 12% तो कमाना ही चाहिए। तो कम से कम कंपनी 12% पे ग्रो करनी चाहिए, ये पता चलेगा आरओई से। तो अगर 12% है तो मतलब कंपनी 12% के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो ये मेरा पैसा भी 12% के हिसाब से ग्रो करेगा। ये बेसिक फंडा समझना है। इसके कुछ रूल्स है। आरओई का कैलकुलेट करने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो अलग से बैक कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली लिखा होता है। तो कहाँ पे लिखेगा मैं बताता हूँ, बट याद रखो, बाय लुकिंग जस्ट प्रॉफिट हम नहीं डिसाइड करते हैं, आरओई दूसरी कंपनी के साथ भी डिसाइड करते हैं, ये बात याद रखो। आरओई का मिनिमम जो है 15% का लोग यूज़ करते हैं, मतलब 15% से नीचे आरओई नहीं होना चाहिए। यानी कि कंपनी कम से कम 15% के हिसाब से ग्रो करनी चाहिए। और इसको आप ईयर्स के हिसाब से भी देख सकते हो, करंट बेसिस पे भी देख सकते हो। जैसे पिछला 10 का था, अब 15 का हो गया, तो हो सकता है, लेकिन पिछला 9 का था, पिछला 8 का था, तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब आरओई बढ़ रहा है तो कम से कम 15% का आरओई होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रूल कर देता हूँ, तो 12% के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना 12% का हमारा ग्रोथ हो रहा है, मैंने फ्रीडम दे रखी है। 12% से अगर कम है तो मैं नहीं मानता कि अच्छी कंपनी है। ट्रेडिंग कर लेंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ, ट्रेडिंग कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। फॉर अ गुड बिजनेस आरओई शुड बी अबाउट 10%। अब ये मिनिमम मेरा क्राइटेरिया है, मतलब कि कम से कम पिछले 5 साल से 10 साल का जो आरओई है वो कम से कम 10% का होना ही चाहिए। मतलब कंपनी पिछले 5 साल से 10 साल से 10% के बेस पे ग्रो करनी ही चाहिए, ताकि मेरा पैसा जल्दी ग्रो हो सके, यानी मेरा पैसा कम से कम सेफली ग्रो हो। अच्छा, अगर कंपनी ने डेब्ट ले रखा है तो उसका आपको आरओसी देखना पड़ेगा। आरओई कहाँ पे दिखेगा? तो आपको दिखाता हूँ। कोई भी कंपनी ले लेते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको। देखो, ये यहाँ पर मैंने आरओई लगा रखा है। आरओई तो 20% का आरओई, मतलब 20% के हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है। 15% से 21%। अच्छा, ये कंपनी का ग्रो कर रही है। कंपनी का इस शेयर प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, याद रखना। कंपनी ग्रो कर रही है मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ग्रो कर रहा है, इसको ध्यान देना है। अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, तीनों तरीके से देखते हैं। जैसे ओपीएम सबसे किसका अच्छा है? वेंडिट का है। अर्निंग पर शेयर किसका है?
वेंडेट का सबसे अच्छा है और आरओई 21% इसका अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी कंपनी है वेंडेट इंडिया है इस पूरे सेक्टर में। हालांकि यह भी बुरी नहीं है, तो जो कि 14% के ओपीएम पे है और यहाँ पे 2024 का ईपीएस है 15, मतलब तीनों ही अच्छी है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप ऐसे पता कर सकते हो। ओके, आरओई प्लस किसी इंडिविजुअल कंपनी का भी आप आरओई देख सकते हो, जैसे आपके ग्राइंडवेल नॉर्टन। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका आरओई लिखा होगा 20%, तो 20% है, मतलब अच्छी बात है। 15 सब लोग देखते हैं, मैं 12 देखता हूँ। 12 के नीचे नहीं मानता, 10 के नीचे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। 10 के नीचे है तो कोई मतलब नहीं। हालांकि फिर भी शेयर प्राइस भागती है, डबल होती है, 3 ट्रिपल होती है। तो याद रखना, मैंने कहा था फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों अपनी जगह पे है। फंडामेंटल खराब हो गया तो प्राइस चल करके भी नीचे आ जाएगी, कितना भी उड़ेगा लेकिन आएगा शाम को घर पर ही। हाँ, लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हो लेकिन शॉर्ट टर्म में कर सकते हो। तो दोनों फंडा याद रखो। आरओई के बाद होता है आरओसी। अब अच्छा, आरओई मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। से कि कंपनी 50 लाख की कंपनी बनाई, आपका समझो मैंने 50 लाख रुपए की कंपनी स्टार्ट की, उसे 50 लाख में उसने 5 लाख का प्रॉफिट किया हर महीने। तो मैं कितने परसेंट का आरओई जनरेट कर रहा हूँ? 10% का आरओई जनरेट कर रहा हूँ। मतलब 50 लाख की मेरी कैपिटल थी, 5 लाख हर महीने हर साल कमा रहा हूँ, हर साल कमा रहा हूँ, तो 10% का मेरा आरओई हो जाएगा। मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो यही होता है आपका कंपनी का आरओई, ये पैट के बेस पे निकाला जाता है। ओके, लेकिन कंपनी में कभी कभी क्या होता है कि कंपनी कुछ कर्जा लेती है, तो जब कर्जा लेती है तो हम उसको सिर्फ आरओई नहीं देख सकते, क्योंकि आरओई में सिर्फ उसी का पैसा लगेगा जो प्रमोटर ने लगाया हुआ है। याद रखना, आरओई कैलकुलेट करने के लिए टाइम पर सिर्फ प्रमोटर का पैसा देखते हैं, बाकी सबका नहीं होता है। कंपनी कर्जा भी तो लेती है, तो जब प्रमोटर का पैसा और कर्जा, जिसको हम इक्विटी कैपिटल कहते हैं, जब दोनों का मिला करके देखेंगे तो आरओसी निकलेगा। तो आरओसी जो आरओई की तरह ही होता है, लेकिन बस उसमें हम कर्जा जैसे 50 लाख का अपने लगाया था और 20 लाख मैंने दोस्तों से उधार लिया। तो जब मैं 20 लाख पे कैलकुलेट करूँगा तो मेरा 10% का आरओई आएगा। लेकिन जब मैं 50 लाख प्लस 20 लाख यानी 70 लाख पे कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आरओई नहीं होगा, बल्कि वो मेरा आरओसी होगा। तो 70 पे अगर कैलकुलेट करूँगा तो एक्चुअली में 7% का कर रहा हूँ। तो मैंने अपने पैसे पर 10% कमा रहा हूँ, लेकिन मैं टोटल पैसों पर 7% कमा रहा हूँ, यानी कि बिजनेस जो है वो 7% पे ग्रो कर रही हो। तो ये आरओसी होता है। तो जब कर्जा को भी मिला दिया जाता है तो आरओसी निकल के आता है। तो हमें आरओसी देखना है, सिर्फ आरओई देखने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि कंपनी में कर्जा भी ज़्यादा होता है और आरओई में मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, वो बात अलग है, मगर समझिए ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है। तो सिंपल फंडा है कि आरओसी आपका आरओई से ज़्यादा होना चाहिए और मिनिमम 15%। इसमें 12% का क्राइटेरिया नहीं है, इसमें 15% आरओसी मिनिमम 15% होना ही चाहिए। ओके, अच्छा, सिर्फ आरओई और आरओसी के 15% और 20% होने का यह मतलब नहीं कि लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा। इसके बाद भी आपको यह भी देखना है कि सेल्स बढ़ी कि नहीं, अर्निंग ग्रोथ है कि नहीं, अर्निंग प्रोजेक्शन है कि नहीं, कंपनी और बड़ी हो सकती है कि नहीं, उसमें कुछ है कि नहीं, वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो सब चीज़ें है तो आपका पैसा बन जाएगा। ओके, यह बात याद रखो कि आरओई कहाँ देखने को मिलेगा। सिंपल फंडा है, आरओई के राइट साइड में आरओसी आपको दिख जाएगा 16%, 18%। यहाँ पे मैंने फार्मा का ले रखा है। देखो कि यहाँ पे देखो, ये ग्राइंडवेल नॉर्टन का
यहाँ पे हम पीयर्स में आ जाते हैं। तो ये देखो आपको आरओसी 27%, 19%, 28%, 7%, 11%। तो इस बेसिस पे भी हम देखेंगे तो आरओई वेंडिट का सबसे अच्छा है। तो वेंडिट मेरे हिसाब से अच्छी है, कंपनी यहाँ से निकल के आ रही है। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप कैसे पता कर सकते हो? अब देखो, पता चला कि किस पूरे सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छी है, ऐसे पता चला। हालांकि उसमें फिर इन्वेस्टमेंट भी आप कैसे करना है, किस जगह पे करना है, वो भी अलग बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अब अगला जो है वो डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही खतरनाक है। आपको मैंने बताया था कि कर्जा कितना खतरनाक होता है, कंपनी को कर्जा मार देती है। ओके, तो कर्जे का आपने देखा था कि प्रॉफिट पूरा चला जाता है। तो भाई प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन प्रॉफिट कहाँ चला जा रहा था? प्रॉफिट चला जा रहा था इंटरेस्ट पेमेंट में। तो इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से नेट प्रॉफिट उनका क्या हो जाता था? लॉस हो जाता था। तो डेट टू इक्विटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया होता है। बट निकालना भी है तो डेट टू इक्विटी का मतलब होता है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। यहाँ पे आपका आ गया 1.4। अब डेट टू इक्विटी का मतलब समझो, इसमें ऊपर लायबिलिटी है और नीचे इक्विटी है। मेरे पास 100 रुपीज़ का कर्जा है, मेरे पास पैसा है 50 रुपये, तो कितना? 2। मेरे पास जितना पैसा है उसका 2 गुना मेरे पास कर्जा है। तो डेट टू इक्विटी समझ में आ गया ना, कि मेरे पास 100 रुपये का कर्जा है, लेटेस्ट डेट 100 रुपये का, और मेरे पास पैसा है 50 रुपये, तो मेरे पास 2 गुना कर्जा है। तो गलत बात है। हमेशा कर्जा हमेशा कैपिटल से कम होना चाहिए। मतलब मेरे पैसे, अब देखो मेरे पास 100 रुपये का कर्जा है, लेकिन मेरे पास 150 रुपये है, तो 50 रुपये आराम से दे सकता हूँ, मेरे पास 50 बचेंगे। तो कभी भी आपका जो इक्विटी है वो ज़्यादा होना चाहिए और आपकी लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए, मतलब कि कर्जा आपके पास कम होना चाहिए। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा निकल के आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जिसका कर्जा कि जितना कर्जा उससे कम पैसा, सीधी सी बात है, और 1 से कम है तो उसके पास क्या है? पैसा ज़्यादा है, कर्जा कम है। अच्छा, ये कैलकुलेट कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग न्यूमेरिकल में लो होंगे, मगर मैं दिखाता हूँ। देखो मेरे पास 200 रुपये का कर्जा है, मेरे पास 300 रुपये है, तो डेट टू इक्विटी क्या आ गई? 1 से कम आ गई ना? 0.6। 200 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 0.6। तो 1 से कम है, तो 1 से कम होने का मतलब है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है, कर्जे कम है। ओके, और मेरे पास 300 रुपये का कर्जा है, मेरे पास 200 रुपये है। अब देखो 1.5 मतलब 1.5 गुना ज़्यादा। तो मतलब क्या है कि मेरे पास कर्जा ज़्यादा है, पैसे कम है। तो जब भी डेट टू इक्विटी 1 के ऊपर होगी तो सीधा सीधा मतलब है कि आपके पैसे ज़्यादा कर्जे हैं। और 1 से कम होगा तो मतलब कि आपके पास कर्जे है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके पास पैसे है। तो ठीक है, आइडियली डेट टू इक्विटी 0 होना चाहिए। 1 से ऊपर है तो नेगेटिव हो गई, 1 से ऊपर मतलब नेगेटिव, 1 से कम है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं यूज़ करता हूँ 0.5 का, 0.5 का, मतलब 0.5 मतलब जितना कर्जा है उससे 2 गुना पैसा है, जितना कर्जा है उससे 2 गुना पैसा है, तो मिनिमम यूज़ करता हूँ 0.5। अगर 0.5 का डेट टू इक्विटी, तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज़ मैं सिर्फ ट्रेड करूंगा टेक्निकल बेस पे। उसके बाद डेट टू इक्विटी जो होता है वो उसके पीयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और यह चीज़ जो होगी वो डेट टू इक्विटी बैंकों में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि बैंक खुद कर्जा लेकर कर्जा देती है। तो डेट टू इक्विटी में
वाला फार्मूला या फिर 0.5 वाला फार्मूला बैंक्स में अप्लाई नहीं होता। बैंक्स में और एनबीएफसी में जो कर्जा देती है ओके, बाकी की कंपनी में होगा। और कुछ कुछ केस में क्या होता है कि जैसे हेवी एसेट बिजनेस होते हैं, दो तरीके बिजनेस होते हैं, जैसे रिलायंस या फिर टावर वाले या सोलर वाले। अब सोलर वालों का बहुत ज़्यादा कर्जा होता है। क्यों? क्योंकि उनको पहले पूरा सोलर प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे, पूरा सब कुछ कर देंगे, फिर उसको पेमेंट आएगी, तो उनको करने के लिए भी पैसा लेना पड़ता है। तो जो हेवी एसेट बिजनेस होते हैं, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा खर्चे लगते हैं, फिर जाकर वो बिजनेस चलता है, तो उसमें ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, आपका डेट टू इक्विटी रेशो हमेशा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसका प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। मतलब एक से ऊपर के बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक से ऊपर के है तो फिर कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो। लेकिन कुछ कंपनी में क्या होगा, हेवी एसेट बिजनेस में आपके डेट ज़्यादा मिलेंगे और कुछ में कम होगा, लेकिन 1 के ऊपर अगर कहीं भी है तो फिर टाटा बाय बाय, कुछ नहीं करना है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। कहाँ देख पाओगे, तो ये डेट टू इक्विटी आपको दिख जाएगा। आपको ये देखेगा सबका 1 के नीचे है, सबसे कम कर्जा है इसके पास। कौन है? ईआईडी पैरी। ईआईडी पैरी के पास सबसे कम कर्जा है, मतलब 0.13, मतलब सबसे कम कर्जा इसके पास। सबसे ज़्यादा किसके पास है? इसके पास है। इसका लगभग 1 के बराबर है। तो अगर मुझे कोई देखेगा कि रैली की शुगर सेक्टर में रैली आने वाली है, तो मैं सिलेक्ट करूँगा इनको 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 मैं इनको ज़्यादा सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि इन पर कर्जा कम है। तो कर्जा कम है तो भागेगी जल्दी। ओके, ये डेट टू इक्विटी का तरीका होता है। सिंगल आइडिया के लिए तो कैसे कोई भी कंपनी मैंने ओपन कर रखी है, जैसे कि ग्राइंडवेल नॉर्टन। तो यहीं पे देखो, मैंने लगा रखा है डेट टू इक्विटी 0.04, मतलब इसका कर्जा बहुत ही कम है, 0.04 है, मतलब बहुत ही कम है, न्यूट्रल समझो, ये न्यूट्रल ही है। कैसे, कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में चलते हैं। ये देखो 1700 रुपये इसके पास है और इसके पास कर्जा है मात्र 65 का। को डेट टू इक्विटी कहाँ से बनेगा? इसी से बनेगा ना। देखो, हालांकि 1 मिनट में देखो, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो, इक्विटी आपकी हो जाएगी यहाँ पर। देखो स्क्रीनर पे, जब आपको, तो आपकी इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड कहाँ जाता है, उसको इक्विटी कहते हैं। वो होता है इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, दोनों मिला करके आपके शेयर होल्डर्स के फंड हो जाते हैं। स्क्रीनर पर आपको 2 जगह दिखेगा, मतलब 2 वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्टॉकेज में आपको सिर्फ एक ही दिखेगा। ओके, तो ये भी दिखाता हूँ कि आपको कैसे। जैसे देखो 55 और 1789, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ 1789 प्लस 55 इज इक्वल टू 1844। तो हालांकि ये सब चीज़ है ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, ये सब कोई नहीं बताता यूट्यूब पर। उसके ऊपर भी जो इक्विटी है वो 1844 की है। समझो कि कंपनी के पास जो पैसा है 1844 करोड़ का है। अब मैं इसको स्टॉकेज में भी दिखाता हूँ। कौन सा स्टॉक था? ग्राइंडवेल नॉर्टन। फाइनेंस में आएंगे, अब फंडामेंटल्स में, फाइनेंस में आएंगे हम, फंडामेंटल्स में, फाइनेंस में, बैलेंस शीट में देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, बैलेंस शीट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, आपका ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ये शेयर होल्डर्स फंड दिख रहा है। तो देखो 1844, ये एक ही बार में दिख रहा है ना। देखो दोनों भी सब एक साथ दिख रहा है, तो समझो ये रही मेरी बात। तो देखो ऐसा है, हो सकता है कि इसलिए मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे थोड़े डिफरेंट डिफरेंट दिख सकते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादातर एक जगह, एक जहाँ पे कंफ्यूजन है वहाँ पे नहीं जाना है। जिसमें पता है कि स्क्रीनर का पता है ना,
कि वहीं पर देखो। बाकी सब जाने कि मनी कंट्रोल पे वगैरह वगैरह सब किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपका 1844 है टोटल। ओके, तो आपको दिख गया कि यहाँ पर दोनों तरीके से मैं देख सकते हैं, दोनों को जोड़ना पड़ता है तब दिखता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग आगे बढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे सिंपली डेब्ट टू इक्विटी। तो 1844 देखो, तो कैसा कैलकुलेट करेंगे। आपका 65 डिवाइडेड बाय 1844 इज इक्वल टू 0.03। तो उसमें भी 0.04 आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। याद रखना ट्रेलिंग बेसिस पे वो कैलकुलेट करता है, वो ट्रेलिंग नंबर दे देता है। हम यहाँ पे एक्चुअली में एग्जैक्ट कर रहे हैं, बट वो ट्रेलिंग देता है। याद रखना यहाँ पे 0.04 है और हमारा वैल्यू आया 0.035। तो 0.035 तो 0.4 ही काउंट होगा, तो 0.4 ही काउंट होगा। डेसिमल के उस साइड की 5 को हम 1 ही समझते हैं। ओके, तो ये बेसिक चीज़ है। बट 4 भी है, 3 भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ट्रेलिंग बेसिस पे कैलकुलेट करता है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना। मैंने बहुत आपका टाइम ले लिया, थोड़ी सी मेहनत करोगे, डाउट्स क्लियर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, और थैंक यू अगेन। और बस यही है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हाँ दोनों दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। आज का टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।